सज्जन जी से जब भी मेरी बात हुई तो मैंने इनका हास्य बोध और इनकी बेबाकी, अपनी कमजोरियों पर और अपनी खूबियों पर, दोनों पर खुलकर बात करते हैं। सज्जन भैया, आज फिर एक मौका है आपसे बात करने का। सबसे पहले चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। इस बार अभी मनोज जी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया कमलनाथ जी ने अनुशासन रखा है, और ये कहा भी जा रहा है कि वो हमेशा ये कहते हैं हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। तो इस बार क्या ये माने कि ये जो एक तथाकथित कमजोरी कांग्रेस में थी, बीजेपी से तुलना करें, आप उनके सबसे मजबूत और दाहिने हाथ और लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनके, तो क्या कहेंगे आप कि इस बार कांग्रेस की तैयारी कितनी मजबूत, और पिछली बार से क्या क्या और चीजें आपने अपनी बेहतर की हैं? जी। जमीनी स्तर पे कांग्रेस को उतार के लाना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर तो यही थी हमारे लिए। कमलनाथ जी देश के इतने कद्दावर नेता माने जाते हैं जिन्होंने देश के वो बड़े बड़े विभाग, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, शहरी विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, ऐसे तमाम बड़े विभागों का संचालन सफलतापूर्वक करने के बाद WTO का उनका भाषण आज भी लोग याद करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका भाषण हो, उसके बाद एक प्रदेश की, जो देश की कमान संभाल चुका हो, वो व्यक्ति एक प्रदेश की कमान संभालने के लिए कांग्रेस के हाईकमान के द्वारा भेजा जाता है। जब इतना सफल संचालन बड़े बड़े देश के विभागों को किया तो एक विजन उस व्यक्ति का मैं ज़बरदस्त मानता हूँ, और उसी विजन की वजह से आज हम अपनी मूल अवधारणा कांग्रेस की जमीन के आखिरी स्तर तक हम लेके गए हैं। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, और अब हम बूथ कमेटियां हमारी ज़बरदस्त तरीके से बन गई है। कमलनाथ जी के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और अध्यक्ष इसको करवा पाता, क्योंकि इस पे कड़क रुख अख्तियार करना बड़ा ज़रूरी था और कमलनाथ जी ने करके दिखाया। और आज अभी हमारे जिला अध्यक्ष का आपने भाषण सुना जी। उन्होंने कहा कि हम संगठन को बिल्कुल माइक्रो लेवल तक लेके गए हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती, बीजेपी से तो हम निपट लेंगे, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। 2023 के चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो आप खुद मुझे भी धन्यवाद दोगे शरद भाई कि हाँ आपने सही कहा था। तो बीजेपी से हम निपट लेंगे। हमारी पार्टी को मजबूत करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इस मध्य प्रदेश में थी। उस चुनौती को हमने बाखूबी स्वीकार करके निभाया, और जब हम जमीनी स्तर पे माइक्रो लेवल पे उतर गए तो आप मान के चलिए कि कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारे कांग्रेस का संगठन पहली बार चुनाव लड़ेगा और यही हमारी जीत का आधार रहेगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का संगठन चुनाव लड़ेगा। ये बड़ी खबर है साहब, ये बड़ी खबर है, जिसको हम कहते हैं टेलीविजन की जुबान में ब्रेकिंग न्यूज है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि सज्जन सिंह वर्मा जी का दावा है कि इस बार बीजेपी के मजबूत संगठन के मुकाबिल कांग्रेस का भी मजबूत संगठन मैदान में उतरेगा, और देखते हैं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये इनका अंदाज है। सर, एक चीज से आप और बड़ी मजबूती से निपटे हैं। पहले आपके यहाँ बड़ी मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती थी, हालांकि 3-4 महीने पहले भी कुछ आवाजें थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि बहुत चुभने वाली हो, परेशान करने वाली हो। 2-4 आवाजें हमने सुनी, लेकिन बीते 1 साल से मैं देख रहा हूं कि सारी आवाजें ये कह रही हैं कि नेता तो एक ही है, कमलनाथ जी हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी पार्टी चल रही है। आप बहुत बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपकी परेशानी के कई इंटरव्यू भी मैंने किए हैं, जिसमें आपने कहा है कि शरद जी, हमारे ये नेता जिस दिन एसी रूम से बाहर निकलेंगे, अपनी गाड़ियों से बाहर निकलेंगे, धूल से मुलाकात करेंगे,
तब कांग्रेस ऊपर उठेगी। तो क्या वो भी परेशानी हल हो गई? देखिए, मुझे गर्व है, खुशी है और मन में एक संतोष है कि हम 22-23 लोगों की एक मीटिंग भोपाल में हुई थी। इसमें हमारे नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह साहब, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, राहुल सिंह, कांतिलाल भूरिया, ऐसे गोविंद सिंह, ऐसे 22-23 हम जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं हम थे। वहाँ सबने एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया कि हम सारे लोग 2023 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। सबने हाथ उठा के इस बात को, और मैं इस बात को मानता हूं कि एक भी व्यक्ति उसमें से टस से मस नहीं हुआ। आवाजें आई, आपने कहा कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा शो नहीं करते, मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे, पर ये आवाज खुद ये भूल गई थी कि उसे विधायकों ने नहीं चुना। सीनियर थे, बड़े थे, इसलिए उनको चुना। तो अनुभव भी निश्चित रूप से आवश्यक है राजनीति के और सामाजिक क्षेत्र में। जो मैंने अभी आपसे अनुरोध किया कि कमलनाथ जी का राजनीति का जो अनुभव है शायद मध्य प्रदेश में किसी और नेता के पास नहीं है, तो सारी आवाज़ें अब गौण हो गई हैं, चुपचाप बैठ गई हैं। तो एक ही नेता है कांग्रेस का, सबने स्वीकार किया, वो कमलनाथ। 2018 और 18 से महत्वपूर्ण 14 महीने की सरकार के बाद ऐसी भी आवाजें थी कि अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो जैसे खूंटा गाड़ दिया, मैं नहीं जाऊंगा। आज भी मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे ये पूछा गया कि यहाँ पर वो क्या इंडिया की कन्वेंशन होने वाला है, क्या वो आने वाले हैं सारे बड़े नेता। उन्होंने कहा ना मुझे इंडिया के बारे में मालूम है, पार्टी जाने, मेरी टॉप लीडर्स जाने, ना छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है मुझे पता है, ना राजस्थान में, मैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश में हूँ। मध्य प्रदेश से ऐसा क्या उनको हो गया, क्या उनके अंदर फीलिंग आई कि सरकार हमारी गिरा दी गई, जैसा आरोप लगाते हैं आप लोग? क्या आप बहुत करीब से उनको जानते हैं, हालांकि मैं जानता हूँ अपनी भावनाएं बड़ी कम व्यक्त करते हैं और बहुत कम लोगों के सामने दिल खोल कर रखते हैं, ऐसा भी उनके बारे में लोग मानते हैं। लेकिन आपके सामने क्या रहा जो मध्य प्रदेश से नहीं हिलूंगा? देखिए शरद जी, जब किसी व्यक्ति को उसका हाईकमान, शीर्ष नेतृत्व तो कोई जवाबदारी देके राज्य में भेजता है, कमलनाथ जी बड़े नेता होने के बाद एक राज्य में आए, 7 महीने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे और 8वें महीने में सरकार बना के कांग्रेस हाईकमान की झोली में उन्होंने डाल दी। दिल्ली में अलग तरह की राजनीति का वातावरण होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें इतना पता नहीं था कि यहाँ छल कपट की राजनीति करने वाले भाजपा के नेता बैठे हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार से अकूत दौलत कमाई है और उसी भ्रष्टाचार के पैसे से विधायकों को खरीद लेंगे, राजा महाराजा को खरीद लेंगे। ये उनको इतना अंदाजा नहीं था। सरकार गिर गई। यदि कमलनाथ जी चाहते तो इतनी दौलत उनके पास है कि 100 करोड़ों में एक विधायक को खरीद के सरकार बचा सकते थे। जब मैंने उनसे इस बात की चर्चा की, उन्होंने कहा नहीं, राजनीति की शुचिता अपने आप में एक महत्व रखती है। जो बीजेपी ने लोकतंत्र की पीठ में छुरा मारा है, खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकारें गिराने का काम कर रही है, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे गोवा की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो। मैं ये काम नहीं करूँगा।
मुझे हाईकमान ने जो जवाबदारी सौंपी है, एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना के जब तक मैं कांग्रेस हाईकमान की झोली में नहीं डाल दूंगा, तब तक वापस जाने वाला नहीं। चलिए, तो ये आपने उनके संकल्प की तरफ इशारा किया है। शुभकामनाएं कांग्रेस को भी हैं, शुभकामनाएं बीजेपी को भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम के यही दोनों नायक हैं और दोनों के बीच में ही 1956 के बाद से लेकर अब तक द्वंद्व होता आया है और लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा भी है कि दो दलों की बात। ये बताइए मुझे कि इस बार जैसा मनोज भाई भी कह रहे थे कि आपके यहाँ टिकट चयन के लिए सर्वे की प्रणाली बड़ी मजबूत रहेगी और कमलनाथ जी का कहना, मैं एक दो बार उनके साथ रहा, मैंने भी देखा कि उनकी फाइल निकलती है, इसकी रिपोर्ट ये कहती है, इसकी रिपोर्ट के बारे में तो ठीक नहीं है, जो सर्वे कहेगा वही चलेगा। अब राजनीति में कई लोग कहते हैं कि साहब सर्वे चलेगा, लेकिन सर्वे भी तो मनुष्य करते हैं, सर्वे में भी तो चूक हो सकती है, सर्वे कई बार बाहर की एजेंसी से कराए जाते हैं, वो भी लोगों का मन पढ़ने में फेल हो जाते हैं। तो सर्वे और सज्जन जी जैसे नेताओं का अनुभव, दोनों का मिला जुला काम है या कमलनाथ जी बिल्कुल अपने स्टाइल में ही चल रहे हैं? शरद जी, देखिए, कर्नाटक के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए, जहां कांग्रेस की सरकार बनी। अटकलें लगाई जा रही थी कि येदियुरप्पा वो फला ढिमका और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहां पे कांग्रेस ने सर्वे कराया था और जो टीम सर्वे कर रही थी, चुनाव मैनेजमेंट भी लगभग उसी को सौंपा था और उसके सार्थक परिणाम आए और हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। वही तरीका मध्य प्रदेश में सर्वे का इसलिए हमको साथ लेना पड़ा। कमलनाथ जी से जब मैंने कहा, उन्होंने कहा कि सज्जद, सर्वे एक मोटा मोटा अंदाज लगाने के लिए होता है कि हाँ, 4 लोग टिकट मांग रहे थे, उसमें से किसका ग्राफ ऊपर है जीत सकने में, तो एक मोटा अंदाज अपन लगा लेते हैं। लेकिन कई जगह सेकंड नंबर पे जो इसका ग्राफ आता, उसको भी देना पड़ता है कि वहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उस जिले की, उस क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, ये सारी परिस्थितियाँ भी, जाति का समीकरण क्या है, ये देखना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये सारे समीकरणों को सर्वे के साथ नाप लिया जाता है, तब हम प्रत्याशियों का सही चयन कर पाते हैं। और ये शरद जी, मैं दावे से कहता हूँ, मैं कोर ग्रुप में हूँ, बैठता हूँ, पूरी गतिविधियाँ हम लोगों के सामने होती हैं। 150 के ऊपर, कम से कम संख्या बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 230 में से 150 के ऊपर सीटें कांग्रेस जीत के आएगी। चलिए, तो एक दावा और है सज्जन जी का, 150 का दावा है उनका मध्य प्रदेश में। चुनाव के नतीजे बताएंगे, दावे दोनों तरफ से हैं, दावे होंगे। दो एक अलग सवाल करके फिर देवास पर आऊँगा। मैं लोकतंत्र में कोई बादशाह नहीं है सज्जन जी, लेकिन फिर भी माना यह जाता है कि टॉप लीडरशिप के साथ उसका बीरबल ज़रूर होता है और बीरबल का एक काम यह भी होता है कि वो बादशाह सलामत को आईना दिखाए। और ये कहा जाता है कि चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, उनको भी आईना दिखाने वाले होना बहुत ज़रूरी है। और ये कांग्रेस में माना जाता है कि सज्जन सिंह वर्मा है जो बड़ों बड़ों को आईना दिखा देते हैं और कई बार कमलनाथ जी को भी विनम्रता से कह देते हैं कि साहब, आप जो सोच रहे हैं वैसा है नहीं ज़मीन पे, ज़रा समझ जाइए। तो ये काम आप करते हैं और कमलनाथ जी इसको अलाउ करते हैं? असल में क्या है शरद जी, मैं मध्य प्रदेश में घूमता रहता हूँ। कल ही मैं रतलाम जिले के आलोट विधानसभा में एक बड़ी सभा करके आया हूँ। वहाँ के प्रत्याशी को मजबूती मिले। जो जमीनी हकीकत है, मैं किसानों के बीच में रहता हूँ,
मैं ग्रामीण जन के बीच में रहता हूँ। मैं इंदौर मेरा घर है, तो स्टूडेंट के बीच में भी मैं रहता हूँ। और उनकी पीड़ा क्या है, उनका दृष्टिकोण सरकारों के बारे में क्या है, उनका दृष्टिकोण एक पार्टी का जो वचन पत्र हमारा है, बाकी तो घोषणा पत्र लाते हैं, वचन पत्र में किन बातों को स्थान मिलना चाहिए, प्रत्याशी के बारे में भी राय हमारा स्टूडेंट देता कि किस तरह का प्रत्याशी आप देंगे तो जीतेगा। जब मैं तमाम ज़िले घूमता हूँ, पिछड़े ज़िलों में, आदिवासी ज़िले, तमाम ज़िलों में घूम के, और मैं तमाम उन नेताओं से मिल के जब मैं लौटता हूँ भोपाल, हमारी बैठकें चलती हैं, तब मैं वो सारी बातें कमलनाथ जी को बताता हूँ कि ग्वालियर चंबल में यदि हमने इस व्यक्ति को आगे बढ़ाया तो निश्चित रूप से हमें बहुत मजबूती मिलेगी। इस व्यक्ति को थोड़ा सा हम पीछे रखेंगे तो और मजबूती मिलेगी। मालवा में क्या, निमाड़ में क्या, बुंदेलखंड में क्या, ये बातें हम बताते हैं। दिक्कत क्या है कि एक अकेला सज्जन वर्मा नहीं है कमलनाथ के पास, तमाम सारे लोग हैं उनके पास। अब मैं तो चूंकि आंख खोल के राजनीति करता हूं और सत्य को नज़दीक से देखता हूं, और वैसा की वैसा मैं परोस देता हूं। तो आपने जो कहा ना, मेरे बारे में कहा शुरुआत में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं शरद भाई कि मैं कोई चापलूसी या उस वजह से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे बीच में कई लोग चापलूसी भरी बातें करके गुमराह भी कर देते हैं, कमलनाथ जी को गुमराह भी कर देते हैं। तो वहाँ मुझे मानसिक कष्ट होता है। तब मेरे उद्गार जब निकलते हैं वो बड़े अटपटे से होते हैं, लेकिन सत्य के नज़दीक जरूर होते हैं। तो कमलनाथ जी कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, और मेरी ज़्यादा माने तो अच्छा होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। कितनी खूबसूरत बात है साहब। इस नेता को देखिएगा, सुनिएगा ज़रा कि कितनी ईमानदारी से ये बात इन्होंने कही है कि सही बात है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चापलूस एक ऐसा तंत्र है जो शायद इस सृष्टि के आरंभ से रहा। और कहा तो ये भी जाता है कि स्वयं प्रभु भी उनके प्रलोभन से बच नहीं पाते हैं कई बार। तो हम मनुष्यों की क्या मजाल है। तो बीजेपी और कांग्रेस के टॉप लीडर के आसपास ऐसे तत्व होते हैं, लेकिन सज्जन जी कितनी सादगी से ये बात कह जाते हैं कि कभी मानते हैं वो, कभी नहीं मानते हैं, तो पीड़ा हो जाती है, कुछ अटपटे बोल निकल जाते हैं। इसी पर मेरा अगला सवाल है आपसे। आपके अटपटे बोल वाकई बड़े ज़बरदस्त होते हैं। कभी आप कह जाते हैं अपने एक बड़े नेता के लिए कि भैया उनकी इतनी ज़मीन है कि उन्हें भी नहीं मालूम कहाँ से शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है, वो देखें कि ये देखें। तो आप ये जो कहते हैं इसमें मालवी एक चुटकी भी होती है, मतलब वो मैं नहीं कहूँगा बहुत चुभती रही है, वो हंसी भी लाती है और जहाँ चोट करनी होती है चोट भी कर जाती है। इस पर भी कभी आपको सलाह मिली होगी घर से भी, मित्रों की तरफ से भी, कभी मनोज जी भी बोल पड़े होंगे भैया इतना तो मत बोल दिया करो, तो फिर भी आपने अपने को बदला नहीं, क्या कहेंगे? शरद भाई, असल में मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ। सन 1977 में मैं इंदौर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़के जीता हुआ प्रेसिडेंट था। मध्य प्रदेश में उस समय जनता शासन काल था। मैं अकेला कांग्रेस का व्यक्ति था जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना था। और आप देखिए मैं कुर्ता पजामा ज़्यादा पहनता वहनता नहीं हूँ, पेंट शर्ट में ही दौरा चलता है। तो वो दो राजनेता हैं देश में जिनको मैंने देखा जो अड़े रहे। एक नितिन गडकरी है जो हमेशा कहते हैं कि साहब मैं कुर्ता पाजामा नहीं पहनता, आपको जो लगे तो लगे, और दूसरे सज्जन भैया को बहुत वेल डिसेंट में हमने देखा जी। तो जब स्टूडेंट मूवमेंट से एक चिंगारी निकलती है,
मन में जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, एक एक हौसला भी होता है कि जब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, एक आवाज पे हजारों लड़के निकल पड़ते थे कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो वो जब सक्रिय राजनीति में हम लोग आए और हमने देखा कि घाल मेल ज़्यादा है राजनीति में, अपने को बड़े अलग ढंग से चलना पड़ेगा, बात शब्दों की है। अब शरद भाई आपने मुझसे पूछ लिया, मैं अपने छोटे भाई अरुण यादव की बात कर लेता हूँ कि साहब वो फला अरुण यादव जी मीटिंग में आए नहीं, इसका क्या मतलब, नाराज हैं क्या? मैंने भैया इतनी ज़मीन है उनके पास, मेरे छोटे भाई हैं कि ये बोनी का वक्त है, उनको देखना पड़ता है, वो बड़े किसान के बेटे हैं, हमारे सहकारिता जगत के पुरुधा पुरुष सुभाष यादव जी के पुत्र हैं। या कभी आपने मुझसे गोविंद सिंह जी के बारे में पूछ लिया, गोविंद सिंह जी बोलते हैं सज्जन भैया मेरे पास तो चाय पिलाने के पैसे भी नहीं है। आपने मुझसे पूछा गोविंद सिंह जी नहीं आए, मैंने हो सकता है कि कोई जुगाड़ करने गए होंगे, लोग घर आए तो उनको चाय कैसे पिलाओ। तो ये एक मजाकिया लहजा होता है कि प्रश्नों से बचा कैसे जाए, कैसे निकला जाए, तो वो शब्द निकल पड़ते हैं और कोई ऐसा विद्वेष की भावना कभी नहीं। खैर ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा जी। बहुत धन्यवाद करता हूँ सज्जन जी, एक अलग तरह का मिजाज, एक अलग तरह का अंदाज, और ये कांग्रेस के एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी बात से, कहने से और उस बेबाकी से कभी पीछे नहीं हटे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए।